पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, 3, अध्याय 3, 1 स्टार योद्धा, अध्याय 3, 1 सितारा डूजे। शांत कमरे में जियाओयान ने अपने बाएं हाथ में बैंगनी पत्तों वाला ऑर्किड उठाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक क्षण बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी बाईं हथेली से अचानक एक हल्की सफेद लौ फूट पड़ी। जैसे ही लौ प्रकट हुई, कमरे का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया। उस सफेद लौ को देखकर डूक्वी महाद्वीप का कोई भी व्यक्ति चौंक जाता, लेकिन इस डूक्वी को मुक्त होते, मूर्त रूप लेते देखना ऐसा कुछ था जो डू वांग गुरु भी नहीं कर पाता। फिर भी जियाओयान भावुक होकर आहें भर रहा था। अच्छा दोस्त, तुम यहाँ हो, ये बहुत बढ़िया है। लपटों ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। रंगों का एक चकाचौंध भरा प्रदर्शन। यह एक लौ से कम और किसी बाहरी शक्ति द्वारा संकुचित, एक साथ इकट्ठी हुई अनगिनत लपटों जैसा ज्यादा लग रहा था। हाँ, ये लौ जियाओयान के साथ पुनर्जन्म ले चुकी थी। ये वही लौ थी जिसे जियाओयान ने स्वर्गीय दाओ के साथ अपने युद्ध के दौरान बुलाया था। उस युद्ध के बाद इसकी अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो गई थी। लपटों की गर्मी महसूस करते हुए उसने धीरे से आह भरी। अब से मैं तुम्हें अग्नि सम्राट कहूंगा। हालांकि लपटों के गुण लुप्त नहीं हुए थे। उसे पूर्वाभास था कि जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, लपटों की शक्ति धीरे धीरे पुनः प्राप्त होगी। हालांकि वे अभी प्रभावशाली नहीं लग रही थी, उनकी वास्तविक ऊर्जा भयावह रूप से ऊंची थी। शांत भाव से जियोयान की सफेद लौ हल्की सी टिमटिमाई, बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें उठी और बैंगनी पत्ती वाला ऑर्किड लगभग तुरंत ही जलकर हरे तरल के एक छोटे से गोले में बदल गया। उसने अपने दाहिने हाथ से एक और बैंगनी पत्ती वाला ऑर्किड पकड़ा और उसे सीधे सफेद लपटों में फेंक दिया। तीनों बैंगनी पत्ती वाले ऑर्किड को फेंकने के बाद हरे तरल का गोला स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया। हरा तरल लपटों के भीतर लगातार तड़प रहा था। तीव्र गर्मी लगातार अशुद्धियों को जला रही थी। जैसे जैसे लपटें जलती रहीं, हरा तरल सिकुड़ता गया। एक पल बाद ये केवल एक अंगूठे के आकार का रह गया। इसके बाद जियाओयान ने 2 अस्थि शोधन फूल लपटों में फेंके, उन्हें जलाकर पिघलाकर हरा तरल बना दिया। फिर जीवन रत्न का शोधन शुरू हुआ। सम्राट अग्नि की सहायता से शोधन बहुत आसानी से हो गया, लेकिन जियाओयान के चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दी। आखिरकार ये पूरा हो गया। 15 मिनट बाद जीवन रत्न एक हल्के हरे तरल में बदल गया था। जड़ी बूटियों में निहित प्रचंड ऊर्जा उसके चमत्कारी औषधीय गुणों से धुल गई थी। उसकी हथेली के भीतर बहुरंगी लपटें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, अंततः पूरी तरह से गायब हो गईं। जियाओयान ने अपने हाथों को रगड़ा। उसके हृदय में पन्ने के रंग की तरल की एक बूंद तैर रही थी। उसकी असाधारण आध्यात्मिक बोध ने उसे इस तरल में निहित अपार शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम बनाया। ये सघन ऊर्जा शायद एक साधारण योद्धा को भी उड़ा देगी। इस समृद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए नींव स्थापना आध्यात्मिक द्रव की इस बूंद की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया इतनी निराशाजनक भी नहीं है। जियाओयान ने अपनी उंगली हिलाई और नींव स्थापना आध्यात्मिक द्रव की बूंद उस पानी के पात्र में घुल गई जिसे उसने बहुत पहले तैयार किया था। पन्ना जैसा द्रव कमरे में रखे साफ पानी के पात्र में गिर गया, जिससे साफ पानी तुरंत फिरोजी रंग का हो गया। शक्ति के हिसाब से बुरा नहीं है, हाँ, फिरोजी द्रव को देखते हुए जियाओयान बुदबुदाया। खिड़की की दरारों से अंदर आ रही गर्म धूप साफ सुथरे कमरे में बारीक बिखरी हुई रोशनी बिखेर रही थी। अंदर लगभग 5-6 साल का एक बच्चा नंगा लकड़ी के पात्र में पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ उसके सामने एक अजीब सी मुद्रा में बंधे थे। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांसें स्थिर और शक्तिशाली थीं। पात्र एक नीले रंग के द्रव से भरा था, जिसे हल्का सा हिलाने पर अजीब सी रोशनी की झलक दिखाई देती थी, काफी जादुई। बच्चे की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी सांसें लयबद्ध थीं। जैसे जैसे साधना जारी रही, बेसिन में मौजूद नीले रंग के द्रव से धीरे धीरे एक हल्की हल्की नीली आभा निकल रही थी, जो धीरे धीरे ऊपर उठकर अंततः उसकी सांसों के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गई। डूक्वी ऊर्जा में परिवर्तित होकर धीरे धीरे उसकी अपनी ऊर्जा में विलीन हो गई। जैसे ही क्वी उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जियाओयान का कोमल चेहरा अचानक एक गर्म जैद जैसी चमक बिखेरने लगा। मानो अपने भीतर बढ़ती डूक्वी को महसूस करते हुए
वह युवक रुका नहीं। उसकी आंखें कसकर बंद रहीं, उसके हाथ आपस में जुड़े रहे, उसका मन एकाग्र रहा। साधना की अपनी सर्वोत्तम अवस्था बनाए रखते हुए वह लालच से नीले द्रव से कोमल ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। नीले द्रव ने उसकी त्वचा को रंग दिया, उसके रोमच छिद्रों से होते हुए उसके शरीर में रिसता हुआ, उसकी हड्डियों को गर्म करता हुआ और उसकी नसों को साफ करता हुआ। उसकी अथक खोज में बेसिन से और भी अधिक हवा बहने लगी, जब तक कि अंततः उसने उसके नग्न शरीर को ढक नहीं लिया। उसका प्रशिक्षण, नींद रहित और कठिन साधना की एक धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे बीत गई। खिड़की से अंदर आती धूप धीरे धीरे फीकी पड़ गई और चिलचिलाती गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। और इस लकड़ी के बर्तन में आंखें कसकर बंद करके उसने आखिरी आंधी खींची। उसकी पलकें हल्की सी फड़की और एक पल बाद उसकी गहरी आंखें अचानक खुल गईं। ये दवा पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है, जियाओयान ने अपनी छाती से एक जैद की शीशी निकालते हुए कहा। उसके हाथ में एक हल्की धूसर सफेद गोली दिखाई दी। ची गैदरिंग पाउडर की चिकनी चमकदार सतह को देखते हुए जियाओयान थोड़ा मुस्कुराया, उसकी मादक सुगंध को एक बार फिर सूंघा, अपने होठों को चाटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसका चेहरा शांत रहा, जबकि उसके हाथों ने डूची को सोखने के लिए तेजी से हाथ की मुहरें बना ली। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और उसके शरीर के भीतर की मंद डूची उसकी इच्छा के अनुसार गति करने लगी, तेजी से शक्तिशाली शुद्ध औषधीय शक्ति के साथ जुड़ गई। और फिर एक उन्मत्त शोधन शुरू हो गया। उसके शरीर के भीतर डूची ने शुद्ध नीले हरे रंग की ऊर्जा के गुच्छों को ढांक लिया। उन्मत्त शोधन के साथ अधिकाधिक हरित ऊर्जा हल्के सफेद डूची में समाहित हो रही थी, गोली और आधार स्थापना अमृत की औषधीय शक्ति। उसने अपने शरीर के भीतर डूची के पैमाने को दृश्यमान गति से फैलते हुए महसूस किया। जियाओयान के हाथों की मुहरों में बदलाव के साथ उसके शरीर के भीतर उमड़ता डूची मानो एक प्रचंड चूषण बल के अधीन हो रहा था, जो तेजी से उसके निचले पेट की ओर सिकुड़ रहा था। डूची भंवर संघनित हो। एक सितारा डूझे। पानी के हौद में लेटे हुए जियाओयान हल्के से मुस्कुराया। यह एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, एक सम्राट की मुस्कान। परिचित डूची ऊर्जा का अनुभव करते हुए वह जोश से भर गया। हे स्वर्गीय दाओ, है ना? अगली बार जब मैं महान सहस्त्र विश्व में चढ़ूंगा तो मैं जरूर देखूंगा कि स्वर्ग और पृथ्वी को समर्पित होते और सभी वस्तुओं को श्रद्धांजलि देते देखना कैसा होता है। अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात में, गलती, 4, अध्याय 4, बुद्ध का क्रोधपूर्ण कमल, अध्याय 4, बुद्ध का क्रोध कमल, कासरो प्रांत, उतान शहर, श्याओ हवेली। उनकी आंखों के सामने लगभग 6 साल का एक बच्चा ध्यान में पालथी मारकर बैठा अजीब सी हस्तमुद्राएं बना रहा था। बिखरी हुई ऊर्जा आसपास की हवा को हल्का कंपन दे रही थी। ये व्यक्ति शाओयान था। इस समय शाओयान अजीब सी हस्तमुद्राएं बना रहा था और उसके शरीर के भीतर डूची ठंडी ऊर्जा के झुरमुटों में बदल रही थी, धीरे धीरे उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में व्याप्त हो रही थी। अशांत डूची उसके शरीर के भीतर लगातार उमड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अवरोध ने उसे रोक रखा हो। हालांकि डूची के प्रभाव से यह अवरोध जल्दी ही सिकाडा के पंख जितना पतला हो गया और तेजी से टूट गया। अपने शरीर के भीतर उमड़ती डूची को महसूस करते हुए शाओयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हे 8 सितारा डूजे, बुरा नहीं है। आज मार्शल आत्मा जागरण का दिन था। शाओयान को भी इस दुनिया की आत्मिक शक्ति पर संदेह था। पिछले कुछ वर्षों में मार्शल आत्माओं के बारे में उनकी समझ और अनुमान के आधार पर मार्शल आत्मा आत्मिक शक्ति का प्रकटीकरण थी। यहाँ के लोग अपनी शक्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए मार्शल आत्मा साधना का उपयोग करते थे, जो स्वाभाविक रूप से एक अच्छी विधि थी। इसके अलावा इस मार्शल आत्मा के अपने गुण हैं, यह उसके लिए कुछ मददगार भी हो सकती है। छोटे यान, उठो, आज तुम्हारी मार्शल आत्मा जागृति का दिन है, देर मत करना। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, यह उसके पिता की थी। ठीक है, आ रहा हूँ, जियाओयान ने उठते हुए कहा। जियाओ परिवार का मार्शल आत्मा जागरण दूसरों से अलग है। ज्यादातर लोग अपनी मार्शल आत्माओं को जागृत करने के लिए मार्शल आत्मा हॉल नामक स्थान पर जाते हैं, लेकिन जियाओ परिवार शक्तिशाली होने के कारण अपने जागरण के लिए अपने ही सदस्यों को जिम्मेदार ठहराता है।
मार्शल आत्मा जागरण जियाओ परिवार के लिए एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो दर्शाता है कि क्या वे आगे भी समृद्ध रह सकते हैं। यह एक प्राचीन हॉल है, जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और केवल तभी खुलते हैं जब परिवार को मार्शल आत्मा जागरण पूरा करना होता है। हॉल में प्रवेश करते ही 6 साल के बच्चों का एक बड़ा समूह दिखाई देता है, जिनमें से कुछ उनके अपने परिवार से हैं और कुछ उनके मित्रवत परिवारों से। आज वे सभी अपनी मार्शल आत्मा जागृति पूरी करेंगे। मार्शल आत्मा जागृति का प्रभारी श्याओ परिवार का तीसरा एल्ड है, जो एक 6 अंगूठी वाला युद्ध आत्मा सम्राट है। एक आत्मा सम्राट की शक्ति श्याओ परिवार में केवल तीसरे स्थान पर होती है, जो श्याओ परिवार की शक्ति को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि तीसरा एल्डर मध्यम आयु का था, वह लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। उसके आकर्षक चेहरे के भाव, तीखी भौहें और चमकदार आंखें थीं। उसने काले रंग का चुस्त पोशाक पहना था, उसकी पीठ पर एक काला लबादा था और उसकी छाती पर मुट्ठी के आकार का श्याओ अक्षर था। श्याओ परिवार के एक एल्डर के लिए यह मानक पोशाक थी। ये देखकर कि हम सब आ गए हैं, जियाओ मो बोला, आज का मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह तीसरे एल्डर द्वारा संचालित किया जाएगा। वह आपको अपनी मार्शल सोल्स को जागृत करने में मार्गदर्शन करेंगे। मार्शल सोल अवेकनिंग के दौरान आपको तीसरे एल्डर के साथ अच्छा सहयोग करना होगा। मुझे आशा है कि आप में से कुछ सोल मास्टर बनेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके पास उत्कृष्ट मार्शल सोल्स होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हॉल में उपस्थित लोग उत्साह से भर गए। आवाजें उठती गिरती रहीं। चुप, अब मैं एक एक करके तुम्हारे नाम पुकारूंगा, तीसरे एल्डर ने अधीरता से कहा। जियाओ ये 7वें एल्डर का बच्चा था और जियाओ यान और उसके वंश के बहुत करीब था। बोलते हुए तीसरे एल्डर ने पास की मेज पर अपना पैकेट खोला और उसमें से 2 चीजें निकाली, 6 गहरे काले रंग के गोल पत्थर और एक चमकीला नीला क्रिस्टल बॉल। तीसरे एल्डर ने जमीन पर 6 काले पत्थरों को षट्भुज में व्यवस्थित किया और जियाओ ये को उसके भीतर खड़े होने का इशारा किया। अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मार्शल आत्मा के अस्तित्व को महसूस करो। चिंता मत करो। फिर उसने अपनी मार्शल आत्मा 6 मारक तलवार को छोड़ दिया। उसकी भौहों के बीच से नीली रोशनी की एक हल्की सी किरण निकली, जो ऊपर की ओर उठी और उसके बालों में समा गई। तीसरे बुजुर्ग ने फिर शांति से कहा, अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मार्शल आत्मा को वापस पालो। भविष्य में जब तुम इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहोगे, तो तुम इसे अपने मन से बुलाओगे। शियाओ ये ने काफी देर तक कोशिश की, आखिरकार उसके हाथ से राक्षसी भेड़िए को छुड़ा लिया। फिर तीसरे बुजुर्ग ने उसे एक नीला क्रिस्टल बॉल दिया और इशारा किया कि वह अपना दाहिना हाथ उस पर रखे। शियाओ ये का छोटा हाथ और तीसरे बुजुर्ग का बड़ा हाथ एक साथ नीले क्रिस्टल पर आ गया। 7वीं स्तर की जन्मजात आत्मिक शक्ति, बुरी नहीं। तीसरे बुजुर्ग की स्वीकृति भरी निगाहें संतुष्ट थीं। हॉल में यही दृश्य बार बार सामने आ रहा था। तीसरे बुजुर्ग के हाव भाव से लगता था कि इस साल की फसल काफी अच्छी थी। आखिरकार शियाओ यान की बारी आई। आज उनका जागरण अंतिम था, मानो किसी भव्य समापन का एहसास हो। तीसरे बुजुर्ग के हाव भाव भी गंभीर थे। आखिरकार वे परिवार के युवा स्वामी थे और उनकी उपलब्धियां परिवार के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण थीं। तीसरे बुजुर्ग के संकेत के बिना ही जियाओ यान आगे बढ़ा और 6 काले पत्थरों के बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही तीसरे बुजुर्ग ने अपनी आत्मिक शक्ति की 6 धाराओं का संचार किया, पीली सुनहरी रोशनी एक बार फिर चमक उठी। तुरंत जियाओ यान को लगा जैसे वह एक ज्वलंत लाल दुनिया में आ गया हो, एक अवर्णनीय रूप से गर्म और आरामदायक अनुभूति। यह एहसास उसके शरीर में व्याप्त हो गया और जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से अपने दुखी हुई में थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस किया। फिर उस ऊर्जा से आकर्षित होकर उसके भीतर कुछ टूट सा गया और सारी गर्माहट एक पल में उसकी हथेलियों तक पहुंच गई। अचानक हॉल में एक अवर्णनीय गर्मी प्रकट हुई। फिर सभी के कानों में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। यह आग की लपटों की गर्जना थी। ये ध्वनि, जो प्राचीन काल की प्रतीत होती है, शीघ्र ही पूरे वुतान शहर में फैल गई। फिर जियाओ यान के चारों ओर एक अवर्णनीय आभा प्रकट हुई, एक शक्तिशाली प्राणी की आभा, जो विस्मय और श्रद्धा जगा रही थी। सौभाग्य से यह आभा प्रकट होते ही लुप्त हो गई, मानो कभी अस्तित्व में ही न हो। अगर भीड़ के पसीने की बूंदें और कांपते पैर न होते, तो किसी को भी उम्मीद न होती कि एक छोटा बालक इतनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। तभी हॉल में एक बहुरंगी अग्निकमल प्रकट हुआ। तेज गर्मी लौट आए, लेकिन पहले जैसी झुलसाने वाली नहीं थी। तो ये सचमुच तुम हो, पुराने दोस्त? छोटा बालक फुसफुसाया। उसने कौन सी भयानक युद्ध भावना जगा दी है? उसकी मात्र आभा ही दमन की इतनी प्रबल भावना पैदा कर सकती है।
हा, परिवार का पुनरुत्थान नजर आ रहा है। डॉट 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 सभी बुजुर्ग और वह बच्चा जिसने अपनी योद्धा आत्मा को जगाया था, सभी उस लड़के को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनकी आंखें उत्साह और अविश्वास से भरी हुई थीं। जियाओ यान ने अपने सामने रंग बिरंगी लपटों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तीसरे बुजुर्ग द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हुए उसने अपनी योद्धा आत्मा को अपने शरीर में वापस लौटने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही उसकी हथेली ने नीले क्रिस्टल बॉल को छुआ, जियाओयान कांप उठा। उसकी डूबी हुई बाहर निकल आए मानो कोई रास्ता ढूंढ रही हो। उसने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली चूषण से बच नहीं सका। पूर्ण आत्मिक शक्ति। ये वास्तव में पूर्ण आत्मिक शक्ति है। क्रिस्टल पर प्रतिक्रियाएं और सभी के चेहरों के भाव अविश्वसनीय रूप से विविध थे। एक पल के बाद तेज सांसों ने हॉल को पवन चक्की की तरह भर दिया। जियाओ मो भी चौंक गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, अगर किसी ने आज जो हुआ उसके बारे में बात फैलाई तो उसे तुरंत परिवार से निकाल दिया जाएगा। समझ गया। डॉट 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 अध्याय का अंत।